तो आ जाओ जी बच्चों। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की हालत लग रही है कि बहुत अच्छी है, मतलब मजा आ रहा है आपको लाइफ में। आ रहा है मजा, नहीं आ रहा? क्यों भाई? बड़े मतलबी लोग हो तुम लोग। जब अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आएंगे तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा। तो क्या पहले डिग्री से पहले लाख रुपए दे दे? ये लो एडवांस पकड़ लो मोटिवेशन के, तुम कभी नहीं आओगे उसके बाद। चलो ठीक है। तो बेटा मेरे सभी का स्वागत है आज की क्लास में दोबारा से। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है अभी? यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है। आज चौथा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आज 5वां यूनिट भी हम लोग स्टार्ट कर दे। अभी जो भीनी भीनी सी आवाज आ रही है अभी ये बंद हो जानी चाहिए क्लास के अंदर, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। अब हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने शुरू किया था और काफी हद तक उस यूनिट को मैंने पिछली क्लास में करवा भी दिया था। बस एक छोटा सा हिस्सा उस यूनिट का जो है वो रहता है एंड देन हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे कहां पर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यूनिट नंबर 5। ऑल वेल। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं प्रॉपरली रिवाइज करवा रहा हूं आपका यूनिट नंबर 4 जो हमने अभी तक पढ़ा था, और फिर हम आज की शुरू करेंगे क्लास। ऑल वेल। आपका नाम बेटे? हिमांशी। कोशिश करना 10-15%, 20% समझ में आ जाए। फर्स्ट क्लास है आपकी और बीच में है। नया यूनिट जैसे ही शुरू होगा ये फॉर श्योर आपको पूरा समझ में आएगा। वैसे मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है बेटे? क्लास में हूं, बाद में फोन करना। अभी मैं कॉल करके बताता हूं टाइमिंग क्लास के बाद, ठीक है? इस वीक में होगी, इस वीक में होगी। अजय तू आया हुआ है क्या? अरे मेरे भाई तूने बताया नहीं। कहाँ है यार? तू है ही नहीं, मैंने लिंक भेजा हुआ है। जल्दी कर। तो आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। हाँ, पैसे बहुत ज्यादा, फीस बहुत है, इतनी सारी है। चलो प्लीज कराएंगे। तो बेटा मेरे यूनिट नंबर 4 की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। मैंने आपको सिखाया कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा था कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आप बनाओगे। हाउ टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ यूनिट नंबर 1, 2, 3 में वही सीखा। ऑल वेल। फिर आपका स्टार्ट हुआ लॉ के अंदर यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर उस बनाए हुए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अब आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन हो गई दैट कि आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। ये आपकी कौन सी ऑब्लिगेशन हो गई? लीगल ऑब्लिगेशन हो गई, आपको परफॉर्म करना है। ऑल वेल। अब जब हमारी परफॉर्मेंस की लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कमिटमेंट कर दी तो भाई उसे पूरा तो करना पड़ेगा। तो अब आप उस लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए यूनिट नंबर 4 की तरफ जाते हो। तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा अगली बार से। पहली बार क्लास में लेट आते हो, ऊपर से बातें करते हो। आगे सुनो। परफॉर्मेंस हमारी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पहला होता है एक्चुअल, दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। बेटा मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 पार्टी ने आपस में कोई एग्रीमेंट बनाया था, आज उन दोनों की दोनों पार्टी ने अपने एग्रीमेंट को फुलफिल कर दिया, उसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप गए 1 लीटर दूध लेने, आपने दूध लिया और उसको पेमेंट दे दी। आपने एक लैंड परचेज करी, आपने उस लैंड की फुल पेमेंट करी, सामने वाले ने आपको लैंड की पोजीशन दे दी। कुछ आ रहा है समझ में?
इसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको आप क्या नाम देते हो, चिल्ला के बोलो थोड़ा। टेंडर। टेंडर मीन्स आपने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है जिसमें एक पार्टी ने बिल्कुल सही समय, सही प्लेस, सही क्वांटिटी लेकर गया और सामने वाले ने मना कर दिया परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से। गड़बड़ हो गई जी? तो यस, हो गई गड़बड़। ऐसे में वो गड़बड़ दोनों पार्टी ने करी या एक ने? किसने करी? जिसने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिसने परफॉर्मेंस की उसका नाम क्या आ गया फिर? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नाम है, टेंडर। ऑल वेल था। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी अग्रीमेंट को जो आपने बनाया है उसको खत्म करने के, डिस्चार्ज करने के टोटल नंबर ऑफ मेथड होते हैं कितने? 6 नंबर ऑफ मेथड, याद है? और 6 में से 5 मेथड पढ़ा चुका हूं। मेथड नंबर 1, अरे भाई बहुत सिंपल है, किसी भी एग्रीमेंट को खत्म करना है, एक काम करो परफॉर्म कर दो। देखो कितना अच्छा है कि सारी क्लासेस तुमने ले ली और सारी क्लासेस हमने ले ली, पूरी फीस तुमने दे दी, सारी सर्विसेज हमने दे दी, ना तुम्हें हमसे कोई लफड़ा ना हमें तुमसे कोई लफड़ा। ऑल वेल। तो कितना सुंदर सा है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो यहाँ एक प्रश्न था, वो आया नहीं था पिछली क्लास में, क्यों? अच्छा, रिकॉर्डिंग देख ली? फिर कैसे समझ में आएगा क्यों करी थी? अगर कोई गलती से छुट्टी हो जाती है तो उसको देख के आना चाहिए। अच्छा, तो कोई नहीं, आज देख लेना जाके, ठीक है? सुनना जी ध्यान से। तो है हमारा, हु कैन गिव द परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस कौन कर सकता है? अरे भाई जो पार्टी ने वादा किया है या तो वो करेगा, प्रोमिसर हिमसेल्फ। क्या प्रोमिसर का एजेंट कर सकता है? तो जी हाँ, एजेंट भी कर सकता है, लेकिन पर्सनल स्किल पे बेस। क्या प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है? कर सकता है, लेकिन पर्सनल स्किल पे बेस नहीं होना चाहिए, और जितनी प्रॉपर्टी उसको मिली है वो उतने तक ही लाइबल होगा। क्या कोई स्ट्रेंजर कर सकता है? हाँ भाई, अगर प्रोमिसर ने एक्सेप्ट कर लिया तो स्ट्रेंजर भी कर सकता है। ज्वाइंट प्रोमिसर कर सकते हैं, तो ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल होंगे। अगर बहुत बहुत पिटोगे। मैंने क्या बोला था? और असम मुंडा हिला रहे हो अपना। हाँ सर, हो सकता है, तू तो बोल ही रहा है, सही बोल रहा होगा, तेरे को तो आता ही है। ज्वाइंटली एंड सेवरली। ऑल वेल। चलो डिसाइड कर दो। 6 मेथड में नंबर 1 हो गया। नंबर 2, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो आप आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हो, कर लो फिर। कौन कौन से होते हैं? बोलो चिल्ला चिल्ला के। नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और वेवर। ऑल वेल था। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट होकर नया बन जाता है, पार्टी में रिमेन द सेम और में चेंज। रिसेशन में कैंसिल। रेमिशन में एक्सेप्ट इंफीरियर अमाउंट या थोड़ा सा टाइम और दे देता है, मतलब किसी ने उधार लिया महीने भर का, वो कहता है भाई थोड़ा और टाइम दे देना, चल जा 1 महीना और ले लो। एंड ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मीन्स चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो चेंज इन पार्टीज। ऑल वेल। एंड द लास्ट वन इज वेवर। वेवर मतलब मैंने आपको बताया था ना, जा सजना तुझे भुला दिया, वेव कर दिया। रिश्तेदार है, पैसा ले गया है, क्या टोके इसको, जाने दो। वेवर मतलब छोड़ दिया। ऑल वेल था। फिर था डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी? हिमांशी अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है, जैसे फ्रेश स्टार्ट होगा आपको आ जाएगा समझ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी? यस, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया जिसकी वजह से अब दोनों पार्टी असमर्थ है किसी भी एग्रीमेंट को, जो वैलिड एग्रीमेंट था उसको परफॉर्म करने में। भूकंप आ गया तो मेरे ख्याल से मैं आपको पढ़ाने तो नहीं आऊंगा, है ना जी? अभी थोड़े दिन पहले यहाँ शेख सराय पे एक पेड़ जो है पूरा एक घर पे गिर गया था, तुम सब वीडियो ही बना के आए थे ना उस पेड़ की। तुम्हें मजा आता है, दूसरों के घर टूट रहे हो तुम वीडियो बना रहे हो। हाँ, ऑल्टो ऐसे लटकी पड़ी थी ना।
तो भाई कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, बेटा अर्थक्वेक समझ में आ रहा है ना? हाँ, भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया, कानून ही बदल गया। ये सारे इवेंट कौन से? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के। लेकिन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की आड़ में कुछ ऐसी हरकत मत कर देना जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो कौन कौन सी लॉ के अकॉर्डिंगली सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती? कमर्शियल लॉस, स्ट्राइक, लॉकआउट, फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस। ऑल वेल। और भी था क्या कुछ? डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बेटा वो तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। ऑल वेल, मैं आपको एक्सेप्शन बोल रहा हूं, खत्म। अगला चौथा पॉइंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तू मर गया या तू इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर अब क्या होगा? अब तो हमारा ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया खत्म। और फिर पांचवा था डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय जो है वो खत्म हो गया। 9 से 12 का शो है, तुम 12:15 बजे पहुंचे, है ना? खत्म हो गया। और क्लास हमारी 11:30 बजे से 3 बजे तक है, तो तुम पहुंच रहे हो 3:15 बजे, है ना जी? ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। और फिर लास्ट था डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पढ़ेंगे कहां पर? यूनिट 5 में। ऑल वेल, तो बस ये हमारा प्रॉपरली अभी तक का रिवीजन था। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? सब लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? सीएमए वाले, सीएमए वालों बिल्कुल साथ के साथ स्कैनर से प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए। यस बेटे, भेज दूंगा, आपने बोला था मुझे। अच्छा, मैं भेज दूंगा। ऑल वेल, मैं भेज दूंगा। और कोई डाउट है किसी को? तो खासकर सीएमए फाउंडेशन वालों, तुम्हारे लिए हर दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पेपर में, कितने दिन है? 16, 17, 18 दिन। 16, 17, 18 दिन लग के कोई इसमें घर पे वो नहीं है कि तुम्हें आधा घंटा म्यूजिक सुनना है, आधा घंटा मम्मी के साथ घूमने जाना है बैल्कनी में या मार्केट में। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ 14 जून की तैयारी करनी है। ऑल वेल, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास से। कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हमारे रह गए हैं इस यूनिट में, और वो वाला पॉइंट करवा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला टॉपिक। इस अटेम्प्ट से पिछले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर में पहला मैंडेटरी क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां से आया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको टॉपिक अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर देंगे उस एग्जाम्पल का। ध्यान से सुनना सबके सब। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारा डेटर भाई है और एक क्रेडिटर भाई है। ये डेटर क्रेडिटर के पास जाता है, आज तारीख क्या है? 27 मई को। अच्छा, 28 है आज। ये डेटर क्रेडिटर के पास 28 मई को जाकर लोन लेता है, कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। ऑल वेल, इस डेटर को थोड़े दिनों में और पैसों की जरूरत पड़ गई और ये डेटर उस क्रेडिटर के पास 14 जून को लोन लेने गया, एक फ्रेश लोन 10,000 का। पेपर खराब गया है, घर से भागना है। आगे की बात है, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई को ये सेम डेटर उस क्रेडिटर के पास फिर से 10,000 का लोन लेने जाता है,
पेपर का रिजल्ट आ गया, गलती से पास हो गए, पार्टी करनी है। समझ रहे हो कुछ? कोई भी इवेंट हो सकता है। तो एक क्रेडिटर ने सेम डेटर से, सॉरी, एक डेटर ने सेम क्रेडिटर से अलग अलग समय पर मल्टीपल टाइप के लोन लिए। एक लोन कब लिया? 28 मई को। एक लोन कब लिया? 14 जून को। और एक लोन कब लिया? 15 जुलाई को। कोई दिक्कत है? अरे भाई लेता ही रहेगा, वापस भी दे दे। चलो आ गया देने पैसे वापस। अब क्या हुआ, इस बंदे की आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई और इसको स्टाइफन मिलने लगा। ठीक है, डेटर को। अब डेटर जाता है अपने वही पैसे चुकाने, लेकिन आर्टिकलशिप में स्टाइफन कितना मिलता है? आजकल तो तुम्हारा रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, 5-7-8 हजार रुपए। पहले तो 1000 रुपए मिलते थे, वो भी एहसान करके दिए जाते थे। चेक देते थे 1000 रुपए का, और वो 2-4 छुट्टी कर लो तो 252 रुपए का चेक ले लो। तू भी क्या याद रखेगा? जाके 4 समोसे लिया मेरे लिए पहले, वो चेक के पैसों के समोसे ही आ जाते थे। तो भाई तुम्हारा स्टाइफन कम है तो थोड़े से पैसे तुम्हारे पास आए, और वो थोड़े से पैसे लेकर इंसानियत के नाते डेटर जाता है क्रेडिटर के पास। मान लो डेटर क्रेडिटर के पास जाकर देता है 15,000 रुपए। डेटर ने क्रेडिटर को कितने दिए? 15,000। चलो अमाउंट को कम कर दो। डेटर जाता है क्रेडिटर के पास लेकर मान लो 10,000। अब क्रेडिटर ये 10,000 रुपए कौन से वाले लोन से एडजस्ट करे? इससे करे, इससे करे, या इससे करे? प्रश्न मेरा ये है, जल्दी बताओ, आंसर मत बताना। हाँ आंसर बताओ। पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले? किस कॉन्फिडेंस से तुम पहले वाले कह रहे हो? इस डेटर ने तो बोला ये 15 जुलाई का लोन है। नहीं समझे? सुनो, लोन की रीपेमेंट करते वक्त डेटर ने जो बोला वहां से कटेंगे। तो डेटर ने बोला 15 जुलाई के, तो 15 जुलाई के काट लेगा वो। अरे समस्या तब आती है जब डेटर कुछ बोला ही नहीं। अब बताओ, चलो अब बोलो जो पहले बोल रहे थे। डेटर कुछ बोला ही नहीं तो फिर ये पेमेंट एडजस्ट होती है क्रोनोलॉजिकल मैनर। कौन सा जी? क्रोनोलॉजिकल मीन्स सीक्वेंशियल मैनर। इट मीन्स सीक्वेंशियल मैनर। तो अब ये भाई क्या करेगा? क्रेडिटर 10,000 यहां से काटकर रजिस्टर में 20 की जगह क्या कर देगा? मान लो डेटर ने अगली बार 8 दिए, कुछ नहीं बोला, चल 8 फिर काट लो। अब के दिए 5, कुछ नहीं बोला, 2 यहां से गए, 3 यहां से गए। कुछ आ रहा है समझ में? दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन वर्ड मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट, कि जो पेमेंट क्रेडिटर को मिली वो क्रेडिटर उस पेमेंट का यूटिलाइजेशन कैसे करे। ओ भाई आ रहा समझ में? दिस इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट। आई थिंक आ चुका है। अभी इसके बारे में कुछ करेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, और इसी का दूसरा नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ पेमेंट। और थोड़ी सी अंग्रेजी को आसान कर दिया तुम्हारी लाइफ में। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट मेड बाय डेटर टू हुम। तो देखो मैंने यहां पर आपके लिए बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल लिखा हुआ है। ए डेटर टुक सेवरल डेब्ट्स फ्रॉम वन क्रेडिटर। The person that is debtor making payment is governed by these rules. Rule number A. Any payment made by payer will utilize as per instruction given by the payer. कोई दिक्कत? भाई पेयर ने जो बोला, जो भी पेयर ने इंस्ट्रक्शन दी, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आप उस पेमेंट को क्या कर लो? यूटिलाइज कर लो। रूल नंबर बी, अगर पेयर फेल्स टू स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ पेमेंट, देन फिर क्या होगा? पेयर ने नहीं बोला तो फिर वो पेमेंट आप कौन से मैनर में यूटिलाइज करोगे? क्रोनोलॉजिकल मैनर। आ गया ये शब्द समझ में? क्रोनोलॉजिकल मीन्स सीक्वेंशियल मैनर। एनी पेमेंट मेड बाय डेटर टू क्रेडिटर विदाउट स्पेसिफिक कोई भी कि कौन सा पेमेंट है, वो पेमेंट आपकी
क्रोनोलॉजिकल मैनर के अंदर क्या कर दो आप, सही है, यूटिलाइज कर दो। ऑल वेल। देखो यहाँ पर ये डेटर भाई है, ये बैंक है, अलग अलग पैसे ले रखे हैं, 20,000 20,000 20,000। सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों को दिया है, आप इसको देख लेंगे। बोलो ओके। ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीएमए फाउंडेशन के लिए, ठीक है, सुनते रहना। ये जो एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज बेस्ड अपॉन लैटिन प्रोवर्ब क्विक क्विड सो वाइटल। सर क्या ले आते हो बार बार, क्विड प्रो क्यो, कॉन्सेंसस एडिडम, वॉइड अब इनिशियो, आगे एक बताऊंगा, नेमो दैट क्योर्ड नॉन हैबिट, बता दिया है, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग। क्विग क्विड सो वाइटल, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवर्ब वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन और मैनर ऑफ पर्सन। जो दे रहा है, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देगा उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो क्या करें, तो क्रोनोलॉजिकल। ऑल वेल। तो कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है, उस मिसलेनियस पॉइंट्स का अब बी पॉइंट, भाई परफॉर्मेंस का समय और प्लेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले परफॉर्मेंस का समय क्या होना चाहिए। अगर समय फिक्स है तो फिक्स समय पर परफॉर्मेंस होगी। जैसे आप सभी की क्लास अभी 11:30 बजे थी, तो भाई 11:30 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होगी। सुबह कितने बजे थी, 9 to 11:30 आपकी अकाउंट्स की थी। अब 11:30 बजे से लेकर जब तक है तुम्हारी जान तब तक, क्यों, अच्छा अगली क्लास भी है ना तुम्हारी। ओ यार 12 बजे अभी, मैं तो ज्यादा क्लास लेने के मूड में था। चलो कोई बात नहीं, वहां भी पढ़ना ही है तुम्हें, ठीक है। ऑल वेल, नो प्रॉब्लम। तो भाई अगर परफॉर्मेंस का समय फिक्स है तो मेरे बच्चे द प्रोमिजर मस्ट परफॉर्म विद इन फिक्स टाइम में परफॉर्मेंस कर लो। और अगर परफॉर्मेंस का समय फिक्स नहीं है, अरे तो कुछ तो फिक्स होगा। ये तुम्हें बोला भाई 26 तारीख को शादी में आ जाना, या तुम्हें बोला शादी में आ जाना, तो तुम रोज मेरे घर पे आके पूछ रहे हो कब है शादी, फिर आ गए कब है शादी, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में 26 को शादी में आया ना, आ जाएंगे, शाम वाम कोई होती है कुछ ऐसा, है ना। तो नॉर्मल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का डेट फिक्स है तो एक काम करो, बिजनेस आवर में कर देना परफॉर्मेंस। डेट भी फिक्स नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम में आप परफॉर्मेंस कर देना। जैसे तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डेट फिक्स नहीं है, तो रीजनेबल टाइम क्या होता है। अब रीजनेबल टाइम डिपेंड होता है सिचुएशन टू सिचुएशन, अर्जेंसी क्या है। जैसे कि अब आप सभी के, जैसे सितंबर में बच्चों के एग्जाम है, सीए फाउंडेशन सितंबर के लिए रेडी हो। मेरे को आज तक किसी बच्चे ने मना नहीं किया क्लास में खड़ा होकर, नहीं सर हम तो नहीं है रेडी, बाकी आप देख लो। सब मुंडा याद है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। साले रिजल्ट तभी भी 20-25% आ रहा, बात क्या है। तो जेन्युइनली पूछ रहा हूं, रेडी हो, अरे बोलो, सच बोलो, दम नहीं है अंदर कि पास हो पाओगे, पूरा सुना करो पहले। हाँ जी, रेडी हो, यस, ये ऐसे आई कॉन्फिडेंस की आवाज। लेकिन अभी उससे पहले एक और एग्जाम है, सीएमए फाउंडेशन, कब है, 14 जून, और आज तारीख क्या, 28 मई। रेडी हो। अभी जून अटेम्प्ट वाले मुझसे कोई डाउट पूछते हैं और मैं उनको 15 जून को रिप्लाई करूं, तो एक रिप्लाई उनका भी आएगा, वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा ना। बोलो आए ना। तो 14 जून के एग्जाम के लिए रीजनेबल टाइम क्या है कि अगर आपने आज पूछा है तो मैं आज कल परसों तक बता ही दूं। मान लो 13 जून को आपने पूछा है तो फिर कल परसों भी नहीं, इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर। और मान लो एग्जाम तुम्हारा आधे घंटे बाद है तो 1 घंटे बाद भी नहीं, उसी समय जिस भी लोकेशन पे हो
सब चीज स्टॉप करके भाई तू सुन, पहले एक गाली सुन कि अभी तक ऐसी की तैसी करा रहा था और अब आंसर सुन, है ना जी। तो ये रीजनेबल टाइम जो है वो वेरी कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे। आपकी सिचुएशन क्या है रीजनेबल टाइम की। तो रीजनेबल टाइम का के बारे में लॉ में स्पेसिफिकली कहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। लॉ ये कहता है रीजनेबल टाइम का मतलब ये सिचुएशन पे वेरी करता है। लेकिन सुनो, अगर डेट फिक्स हो तो बिजनेस आवर के अंदर ही, मान लो सुमित सर ने आपको बोला भाई मुझसे मिलने आ जाना 26 जुलाई को, ए भाई मान लो किसी बच्चे से बोला 26 तारीख को आ जाना, तो तुम 26 तारीख को, अब सर ने ये तो नहीं बोला कितने बजे आना है, तो तुम कितने बजे आओगे? सर के घर में 11 बजे रात को पहुंच गए, बैल हो जाएगी, सर वो आपने कहा था ना अभी 1 घंटा बचा है 26 होने में। सर खाना खा रहे हो, प्लेट मारे भाग यहाँ से, दिन भर चैन नहीं देंगे तो रात में भी आ गए। अरे भाई बिजनेस आवर में आ जाओ ना। बिजनेस आवर क्या होता है? वही सुबह 9, 9:30, 10 बजे से स्टार्ट हो गई, शाम 5-6 बजे तक आप परफॉर्मेंस कर लो। बोलो ओके। तो टाइम तो आ गया, तो चलो बताओ प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। जैसे आप पढ़ने की बात करने या रिसेप्शन पे आए, तो पढ़ने कहाँ आ रहे हो? कितने बच्चे जिन्होंने पूछा था मैडम से बात करते वक्त कि क्लास मैडम यही होगी ना? पूछा था किसी ने? इम्प्लाइड होता है जनरली, 2-4 बच्चों ने पूछा होगा, जनरली इम्प्लाइड है कि यहाँ बगल में बड़ा सा कमरा बना हुआ है, यहाँ मैं बात कर रहा हूं, मतलब यही है ना जी। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा ही है भाई, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, चल ठीक है बहुत है, समझ रहे हो ना अमाउंट पे। तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस आ गया। अभी तुम इंटर में आओगे फिर 70,000 लाओगे, ठीक है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिजर टू आस्क द प्रोमिजी फॉर फिक्सिंग अ रीजनेबल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये ड्यूटी है कि भाई एक काम करो, तुम रीजनेबल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बताओ कि कहां करें, और कुछ भी फिक्स नहीं है तो ये प्रोमिसी की ड्यूटी है। दोनों में से कोई ना कोई तो बताएगा ना भाई परफॉर्मेंस करनी का है। बात करके चले गए कि एक दिन हम मिलेंगे, कहां मिलेंगे बताए नहीं, दुनिया गोले समझ के ढूंढ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, जगह बता दो। और वेल चलो, एक मिसलेनियस सी पॉइंट और है बेटे, आ रहा है समझ में? सी पॉइंट और है, वो ये कहता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल होता है? या आप इस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड कर दो कि दो पार्टी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या इफेक्ट होगा कि जिस पार्टी को परफॉर्म करना था उन्होंने फिक्स टाइम में, जो भी टाइम फिक्स था उसमें परफॉर्मेंस नहीं करा तो? भाई सुनो, जनरली अगर आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बिजनेस लॉज पढ़ रहे हो ना आप सभी, तो बिजनेस लॉज में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली समय पर ही होनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है हर किसी के लिए। टाइम इज वेरी एसेंशियल, यस टाइम इज मनी, आप सभी जानते हो। ये जो आज आप लोग यहाँ 6-6 घंटे दे रहे हो ना, ये सब कैलकुलेट करोगे आप बाद में, और अटेम्प्ट पास हो जाना, नहीं तो एक अटेम्प्ट गए सीधा 50,000, महीना भी लगा लो 3 लाख रुपए, 5-6 महीने लग जाते हैं दूसरा, तो 3 लाख का अभी नुकसान तुम बैठे बैठे कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस और नो? तो भाई आप बिजनेस के अंदर बैठे हो तो टाइम जनरली एसेंशियल ही होता है। ऑल वेल, लेकिन फिर भी लॉ ने कुछ मिसलेनियस बात लिख दी है। वो बात क्या है कि टाइम एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंस मींस एसेंशियल मींस जरूरी, या इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज। भाई देखो, अगर टाइम एसेंशियल नहीं था तो फिर एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसका नुकसान हुआ, वो सिर्फ डैमेज ले लेती है। क्या ले लेती है? क्योंकि उसके लिए टाइम एसेंशियल। जैसे मान लो कि अभी मेरी बिटिया का बर्थडे था थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, अभी बता रहा हूं ना, ठीक है, अगले साल याद रखियो, ठीक है। तो 23 तारीख को बर्थडे था, ठीक है, 23 मई को।
हमने 24 तारीख को सेलिब्रेट क्या किया था, परिवार के 6-8 लोग थे बस, वही बेटी को केक के सामने बिठा दिया, हम माचिस ढूंढने गए, पता चला वो सारा केक वेक उसके हाथ में था। बाद में वो स्टोरी वाला केक था, एक स्टोरी उसके हाथ में थी। मैं कहा अच्छा ये कहां से लाई तू। तो बर्थडे के लिए क्या किया, घर के अंदर ही एक वो डेकोरेटर नहीं होते, उनको फोन कर दिया मैंने, तो वो आगे वो बलून्स वगैरह ये सब डेकोरेशन कर देते। तो उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा सुन भाई, मेरी बिटिया का जन्मदिन है 23 तारीख को, तुझे 24 को आना है। कह रहा तू पागल है। मैंने कहा हाँ, सुन मेरी बात, हम 23 को नहीं मना रहे, हम 24 को मना रहे। तेरे को 24 को आना है, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में इसको डेकोरेट करना है। उसने कहा डन। कह रहा सर फंक्शन कब स्टार्ट करेंगे। मैं कहा दोपहर के आसपास हम लोग परिवार के लोग आ जाएंगे और वो अपना 1-2 घंटे का प्रोग्राम होगा, चले जाएंगे। कह रहा ठीक है। तो बताओ अब यहां पर इस सिचुएशन में टाइम एसेंशियल है या नहीं। अब मान लो वो 25 को सुबह 10 बजे आके बेल बजा रहा, हाँ सर कहाँ है बेटी। मैं जरा साले भाग यहां से, फंक्शन 24 को, तू अभी ऐसी तैसी कराने आया। बताओ यहाँ टाइम एसेंशियल था या नहीं। लेकिन बहुत सिचुएशन ऐसी होती है, अब जैसे मान लो मैंने किसी को अपने घर में वॉशिंग करने के लिए बुलाया, मैं सोच रहा हूँ यार इसको वॉश कर लूं, गया मैंने बोला यार एक काम कर, तू कल से आ जाएगा वॉश करने। कहता हाँ जी सर, मैं पूरा पेंट वेंट कर दूंगा। वो अगले दिन नहीं आया, वो उसके 2 दिन बाद आया। तो कोई बहुत एसेंशियल था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे नुकसान जरूर ले लूंगा उसका, कि तेरी वजह से परसों छुट्टी करी थी साले, मेरी दिहाड़ी मारी गई है 2,000 रुपए की, तेरी दिहाड़ी काटूंगा मैं। आ गया समझ में। तो यस, अगर टाइम एसेंशियल है तो फिर पार्टी बहुत गुस्से में आ जाएगी। तो एग्रीव्ड पार्टी, हिमांशी बेटा, एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसका नुकसान हुआ है। ऑल वेल, तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल और क्लेम करेगी डैमेज। काम भी नहीं करवाना और डैमेज और दे। लेकिन अगर बात करें व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, तो एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगी, बस डैमेज ले लेगी, क्योंकि टाइम एसेंशियल था ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय एसेंशियल नहीं है तो तुम उस समय को वेस्ट करो, उसके लिए डैमेज का प्रावधान रखा हुआ है। आगे समझ में। जैसे कि तुम स्कूल की क्लास में नहीं आए तो आपसे पेनल्टी ले लेते ना, वो लोग लेते हैं क्या कुछ कुछ परसेंटेज, कुछ कुछ स्कूल्स में या कुछ कुछ, जैसे हमारे यहाँ ट्यूशन में होता है या कोचिंग में, जो लेट आएगा वो चॉकलेट। तुमसे ली है अभी तक नहीं ली? अभी तुम नए हो ना मार्केट में, 12th में लिए, अभी तुम इंटरमीडिएट में आओगे तो फिर आना 5 मिनट लेट, फिर देखेंगे तुम्हें, फिर मुलाकात करेंगे। तो रूल है भाई, जो लेट आएगा वो चॉकलेट लेकर आएगा, और वो चॉकलेट टीचर जेब में गुचका के नहीं भाग जाएगा, वो क्लास में ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कहीं सुमित सर अपनी बिटिया को खिला रहे, ले बेटा डेली। तो ऐसा नहीं है ना जी। तो भाई यार ये रूल भी होना चाहिए ना, अगर टीचर लेट आएगा तो सारे बच्चे सब मिलके एक एक चॉकलेट देंगे सर को, है ना रूल। अगर टीचर अकेला दे वो कभी कभी लेट हो सकता है, लेकिन अब बच्चे सारे बोल दे सर कभी कभी तो होते हैं, और सभी कभी कभी लेट आ जाए एक ही साथ, 8:30 की क्लास है, सब 9:30 आए, सर कभी कभी तो होते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आ जाओ आगे आ जाओ। तो जैसे स्कूलों में होता है, अगर आपने छुट्टी कर दी तो उस दिन का डैमेज ले लेते हैं, लेकिन आप मेन एग्जाम में नहीं आए तो, मेन एग्जाम में, जिस दिन मेन एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड टाइप, तो गया भी पूरा साल, वहां दिक्कत है। तो इसीलिए जब टाइम एसेंशियल नहीं है तो फिर एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेगी, नहीं कैंसिल नहीं करेगी, सिर्फ डैमेज लेगी। लेकिन अगर एसेंशियल है तो कैंसिल भी करेंगे और डैमेज भी लेंगे। ऑल वेल मेरे बच्चे, अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इसको आप कहते हो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऑल वेल थोड़ा समय लूंगा,
समझाऊंगा, अच्छे से समझ लो। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हमने प्रॉमिस किया ना, हम पढ़ा रहे हैं सबके सब, सारे टीचर्स। हमारा इंस्टीट्यूट जो आपसे प्रॉमिस करा है वो आपको डिलीवर्ड कर रहा है या नहीं? बदले में आपने कुछ किया, क्या किया? आपने फीस दी है। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मींस, रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब ही होता है के बदले में। बिल्कुल वही है, लेकिन टॉपिक अलग है। सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया और बदले में आपने मुझे प्रॉमिस किया, है ना? यही होता है, इसको आप कहते हो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कई कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि दोनों पार्टी को परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस साइमल्टेनियसली करना होता है। करना होता है नहीं? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए कंसल्टेंसी लेने, तो आप पहले इमीडिएटली पैसे देते हो और फिर वो इमीडिएटली क्या करता है ना जी? हम टीचर्स क्या करते हैं, आपको पढ़ा देते हैं, फीस 2-4 दिन 10 दिन लेट भी होगी तो चलेगा। मतलब मेरा पढ़ाना आपकी फीस देने पर डिपेंड नहीं करता। बोलो हाँ या ना? तो कभी कभी प्रॉमिस ऐसे होते हैं म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं फीस आई नहीं आई, वो बाद में वो मैडम देख लेंगी। मतलब मेरा पढ़ाना इस बात पे डिपेंड ही नहीं है कि आपकी फीस आई नहीं आई, बाद में भी दे दोगे तो चलेगा। बोलो ओके। कई बार प्रॉमिस होता है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में बोला कि भाई किसी लेबर से बोला तू आके मेरे घर को पेंट कर दे, तो वो आके पेंट करने आ गया, कहता लाओ पेंट दो। मैं कहा वो तो मैं लाया नहीं। तो कहता भाई अपने तंबाकू का चूना तेरी दीवार पे लगाऊं? हाँ भाई, खाते खाते तो मेरे को पेंट लाना होगा या नहीं? भाई उसने अपना प्रॉमिस किया, वो तो पूरा हो गया, वो आ गया, लेकिन बदले में उसका प्रॉमिस तभी पूरा होगा। बेटे तू पहले ले जाया कर। कहा कौन, यही है क्या? बहुत हंस रहे हैं लोग, बता इनको थोड़ा। ले, सितंबर। ओके बेटे, आइए चलो आगे आ जाओ। तो अब वो जो पेंटर आया है, उस पेंटर को मुझे सारे पेंट का सामान देना पड़ेगा या नहीं? या मान लो लेबर मैंने मंगवा ली, घर का कंस्ट्रक्शन करना, सब आ गए, कहता सीमेंट का है। मैं कहा यार वो तो भूल गया। ये तू एक काम कर, तू बना तो सही घर, सीमेंट तो मैं ले आऊंगा। तो क्या लाशें रखे ईंट के नीचे है भाई? नहीं ना। दिस प्रॉमिस इज म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस। ऑल वेल। तीसरा पॉइंट, मेट्रो में गए हो कभी? कितने बच्चे हैं जो मेट्रो में नहीं गए? सभी गए? बहुत बढ़िया, देखो सब मॉडर्न हो चुके हो। तो मेट्रो में एंट्री कब होती है? गेट के अंदर। कभी ऐसा हुआ तुम उसकी मशीन के आगे, आज पैसे नहीं है कल दे दूंगा पक्का, एक सेल्फी ले ले मेरी, कल पक्का मां कसम। है, हुआ है कभी ऐसे? जो तुम गोलगप्पे वाले से बोलते हो, क्या तुम वो मशीन वाले से बोलते हो? दिस प्रॉमिस इज म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। कॉइन डालोगे तभी वो जो है उसका गेट खुलेगा, या अपना कार्ड वहां पर रखोगे तो ही गेट खुलेगा। बोलो आया ना? मेट्रो में कोई बंदा है जो बोल रहे या भाई तेरे भाई का वहां भी उधार चलता है? है कोई? दिस प्रॉमिस इज व्हाट? म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट शब्द का मतलब है साथ साथ। मतलब मैं अपना परफॉर्मेंस और प्रॉमिस कर रहा हूं, तेरे को रेसिप्रोकेट इमीडिएटली करना है। समझ में आ गया? जैसे मदर डेयरी के टोकन वाले दूध खरीदने गए कभी? बिना टोकन के दूध आया कभी? कभी तुमने देखा दूध कब आया नीचे झांक के ऐसे? अबे यार कम दो, इतने में वो
ऑल वेल। तो भाई ये म्यूचुअल एंड कंकरेंट है। तो ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस के पूरे टॉपिक को काफी सारी चीजें हैं, अभी पढ़ाया नहीं, अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑल वेल। तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉमिस और कंसीडरेशन में, कंसीडरेशन वाइडर टर्म है एंड प्रॉमिस कंसीडरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो सुनना बच्चों, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में मैंने सबसे पहले प्रॉमिस समझाया, promises which form the consideration or part of the consideration for each other। आप ये सवाल पूछते ही नहीं मुझसे अगर आपको एग्रीमेंट का डेफिनेशन याद होता। किसी को याद है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस में कंसिडरेशन डाल दो, मॉनेटरी टर्म डाल दो, समझ गए? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ने आ रहे हो, इसी में फीस भी डाल दो अपनी, आप समझ गए सब? तो प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सच प्रॉमिस आर म्यूचुअल प्रॉमिस, दैट इज ए प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस। आई लव यू का कोई फायदा नहीं अगर टू ना आए तो बदले में, बोलो आए ना? नहीं तुम तो किसी के आगे बोल जाओ आई लव यू, ऐसा नहीं होता। बोथ द प्रोमिसेस आर कॉल्ड, तो रेसिप्रोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। फॉर एग्जाम्पल, in a transaction of sale there are two reciprocal promise, the buyer promised to pay the price and the seller promised to deliver the, and here we are selling services, we are giving services, we are delivering our services and you all are paying your fees, ठीक है। तो अब आ जाओ जी आगे, काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के काइंड कौन कौन से होते हैं अलग अलग। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का सबसे पहला काइंड है म्यूचुअल होता है, और ये साथ में कौन होता है? इंडिपेंडेंट होता है। एक म्यूचुअल और साथ में क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। एक म्यूचुअल और साथ में क्या होता है? कॉनकरेंट होता है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉनकरेंट। ऑल वेल। कॉनकरेंट मतलब मेरे प्यारे बच्चों साथ साथ, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट मतलब मैं प्रॉमिस करूंगा तभी पूरा कर पाऊंगा अपना प्रॉमिस जब तू अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस मतलब मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, तेरे को जब करना होगा। जैसे मैं अपनी बाइक आपको बेच रहा हूं, पैसे तुम कोई बंदा 10 दिन बाद भी देगा तो चलेगा, चलता नहीं ऐसे, चलता है। तो देखो तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, तीनों को यहां पढ़ रहा हूं। One party has to perform his promise independently without waiting for the performance or willingness of other party। मैं वेट ही नहीं करा, मैंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। This is mutual and independent। परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी। देखो यहां पर एक्स है, एक्स ने बोला कि मैं तेरे घर की कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, वाई को बोला, लेकिन वहां पर वाई ने बोला मैं तुझे सीमेंट सप्लाई कर दूंगा, फिर तू कंस्ट्रक्शन कर दियो, और वाई सीमेंट नहीं लेकर आया, तो एक्स वहां पर क्या करेगा? हथौड़ा पीटेगा बैठे बैठे, कुछ नहीं करेगा। तो तू एक्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता कि तूने तो कुछ किया ही नहीं। वो कैसे करेगा बे? आप सबकी रिवीजन घर पर इस बात पे डिपेंड करती है ना, वो चैप्टर हम पढ़ाए, हमने पढ़ाया नहीं, हमने बोला पूरा सिलेबस करके आ जाओ। तुम इंटेलिजेंट हो, सबके 100 आएंगे। हमारे ना 12th क्लास में एक टीचर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, तो मेरी मैथ्स तो वैसी बहुत ही गई गुजरी थी, तुम्हारी का तो पता नहीं, मेरी तो वाकई में बहुत गई गुजरी थी। अब क्या होता था, मैं जैसी क्लास में खड़ा होता पूछने के लिए डाउट, तो मुझसे कहते तू तो 100 नंबर लाएगा, बैठ जा। मैं भी हवा में, इसकी ऐसी की तैसी 100 नंबर। प्रियंका अभी भी टाइम है, ठीक है। वो तो मुझे बाद में पता लगा मेरा मामू बना रहा था, और मैं मामू वाले क्वेश्चन पूछता था।
मतलब वाहियात टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत खराब थी और वो बताना नहीं चाहता था, वो मेरे को ऐसे चढ़ाता था। मैं सर से मिला भी बाद में, सर आप तो बहुत शातिर हो। कहता भाई तेरे से कम हूं मैं, तू टेंशन मत ले, बात बात पे प्रियंका के चक्कर में खड़ा हो जाता है तू। अच्छा, लेकिन वो कहीं और चली गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बहुत ध्यान से सुनना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कुछ रूल्स होते हैं, अगर ये रूल्स आपको आते हैं ना तो आपके एग्जाम में मेरे को लगता है इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ईमानदारी से क्वेश्चन वो लोग देंगे। पहला रूल, when reciprocal promises have to be simultaneously performed, चार्ज पे लगा दिया, बटन नहीं दबाया था, अब हो रहा है, बच गया, अभी बंद होने वाला था। तो रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहता है व्हेन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैव टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, द प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस द प्रोमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा। मान लो म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस है, म्यूचुअल एंड, तो ये साइमल्टेनियसली क्या होता है, कंकरेंट, मतलब एक साथ। तो एक्स परफॉर्म तब तक नहीं करेगा जब तक बाई भी परफॉर्म, जैसे किसी दुकान में लिखा होता है आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, तो मैं सेलर हूं, मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं, पैक वैक करके देने ही वाला हूं, मैंने कहा ला, और तुम जेब टटोल रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, आई नहीं आई नहीं आई नहीं, है ना जी। तो इस सिचुएशन में अब क्या करेंगे, बाद में बात करूं क्या, इस सिचुएशन में अब क्या करोगे, बाद में बात करेंगे, सही बात है। तो अब बायर जो है जेब टटोल रहा है, तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ गया कि ये बंदा पैसा नहीं देगा, तो फिर मैं भी अपना परफॉर्मेंस पूरा, आगे समझ। अब पढ़ते हैं इसको। When reciprocal promise have to be simultaneously performed, the promisor is not bound to perform unless the promisee is ready and willing to perform the promise. मेरे को डाउट लग रहा है ना तेरे ऊपर, तो मैं भी पीछे हो जाऊंगा। एग्जाम्पल है, देखो नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल है, ए एग्रीज टू सेल गुड्स टू बी ऑन कैश पेमेंट, विच बी एग्रीज। If A find that B is not ready to pay the cash then and there, he need not sell the goods. All well? बोलो ओके। एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स का, पेमेंट बी देगा इंस्टॉलमेंट में, और पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और मान लो पहली इंस्टॉलमेंट में गुड्स, मैंने कहा भाई पहली इंस्टॉलमेंट भेज, मैं गुड्स कह रहा तू भेज तो सही, मैं दे रहा हूं ना तुझे आने वाले पैसे, साले तू अभी की तो दे रहा, बात की कैसे देगा इंस्टॉलमेंट, कैंसिल। बोलो ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, द रेसिप्रोकल प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जिस ऑर्डर में रेसिप्रोकल प्रॉमिस लिखा होगा परफॉर्म करने का, वैसे ही आपको परफॉर्म करना। जैसे आपको बोला आपको फी 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है, इंस्टॉलमेंट की डेट ये है, तो भाई वैसे ही दोगे ना। आपको हमने बोला है इस ऑर्डर में हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसी ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए, अनलेस की कोई और सिचुएशन ना हो, जनरली हमें वैसे ही पढ़ाना चाहिए। तो भाई जो आपस में प्रॉमिस हुआ है, अगर उसी प्रॉमिस को वैसे ही फुलफिल करोगे तो बहुत इजी रहेगा लाइफ। आ गया सबको समझ में। तो कह रहा द रेसिप्रोकल प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, A and B contract that A shall build a house for B for a fixed price. So A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for। बोलो आ गया समझ में। कोई डाउट है किसी बच्चे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस में? पॉइंट नंबर 3,
रूल नंबर 3, अगर एक पार्टी, इफ वन पार्टी प्रिवेंट मतलब रोकना, द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, आपको याद है, तू मेरे को प्रॉमिस करने से रोक रहा है, मतलब परफॉर्म करने से रोक रहा है, मतलब क्यों रोक रहा है? या तो तू मेरे ऊपर मोरल प्रेशर दे रहा होगा, या फिर तू मेरे से कोएर्जन कर रहा होगा। बेटा कोएर्जन मतलब धमकाना किसी को, और मोरल प्रेशर मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करना, तो ये वॉइडेबल होता है। और हिमांशी बेटा, वॉइडेबल का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर एक पार्टी को रोका गया है, तो जो जिसको रोका हुआ है वो एग्रीव्ड हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, एग्रीव्ड पार्टी मतलब वो पार्टी जिसका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ये शब्द सिर्फ आपके लिए है, बाकी सब बच्चों को पता है ना वॉइडेबल क्या होता है, कैंसिलेबल। अभी ये बच्ची नहीं है, उसी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। एग्रीव्ड पार्टी मतलब वो पार्टी जिसका नुकसान हुआ है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक एग्रीव्ड होता है और एक डिफेंडेंट पार्टी होता है। जिसने नुकसान किया वो डिफेंडेंट, जिसका नुकसान हुआ वो एग्रीव्ड। बोलो ओके। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करोगे और उससे सामने वाले से क्या लेंगे, कॉम्पनसेशन। तो मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम्हारे पढ़ाई में मैं ही अड़ंगा डाल रहा हूं, या मैं पढ़ाने आ रहा हूं तो तुम मेरे को रोक रहे हो पढ़ाने से। मैं वहां से स्कूटी से आ रहा हूं, तुमने दो पेड़ काट दिया ऐसे गिरफ्त हो, आधी स्कूटी मेरी वहीं फंस गई। फिर तुम रास्ते में आगे आ रहा हूं, कह रहे सुमित सर ने बोला आज क्लास मदनगिरी में होगी, आओ सर बैठो मैं ले चलता। सर बैठे, सर ये तो पंचर हो गया आपके बैठते ही, कैसे हुआ, वजन कम करो। ऐसा मत करो यार, है ना। चौथा पॉइंट, where the nature of reciprocal promise is such that one cannot be performed unless the other party perform his promise। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है जिसमें एक पार्टी तभी परफॉर्म करेगी जब तक दूसरे ने परफॉर्म ना कर लियो। जैसे मान लो एक शिप से मुझे माल भेजना है, कलकत्ता से सिंगापुर, क्या भेजना है, मुझे माल भेजना है, किसके थ्रू, शिप के थ्रू। वो शिप का काम क्या है, वो माल लेकर जाएगा। अब मैं उससे बोल रहा लाओ शिप कहाँ है, शिप कहाँ है, शिप कहाँ है। उसने कहा माल कहाँ है, कहता माल छोड़ शिप कहाँ है बता। कहता भाई माल तो ला, उसी माल को तो लेकर जाऊंगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, वो शिप वाला अपनी परफॉर्मेंस कब पूरी करेगा, जब तू माल लेकर आएगा। माल तू लाया नहीं, कार्गो तेरा आया नहीं, और तू कह रहा है शिप कहाँ है, शिप कहाँ है, बड़ा पागल है तू। देखो एग्जांपल है, ए हायर्स बी शिप टू टेक अ कार्गो फ्रॉम कैलकाटा टू मॉरिशियस। A fails to supply the cargo, A cannot force B to perform his obligation। वो खाली जहाज लेकर जाएगा क्या मॉरिशियस, घूमने का शौक चढ़ रहा है उसको। बोलो, इमेजिन करो तुमने एक घर खाली करने के लिए एक ट्रक मंगवाया, पैकर्स एंड मूवर्स। तो ट्रक वाला पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, भाई सामान वामान पैक हो गया। अब मैं उसको बोलूं अरे वो छोड़ना बात की बात है, तू तो आ। तो ट्रक वाला आएगा क्या, ट्रक को क्या लेकर जाना है, और सामान तो तुमने पैक ही नहीं किया। तो ट्रक वाला की क्या करने आएगा यहां पर, बोलो ओके। तो ऐसे में तुम बाद में ट्रक वाले को बोल नहीं सकते कि यार तूने तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अरे मेरे भाई, मैं तो तब आऊंगा ना जब तू सामान को अपना प्रिपेयर करेगा, पैक करेगा। तूने कुछ किया नहीं, मुझसे फालतू बोल रहा है। अगला पॉइंट, इसको पहले पूरा पढ़ लू, अधूरा पढ़ा था। Where the nature of reciprocal promise is such that one cannot be performed unless the other party perform his promise in the first place। जब तक पहला वाला परफॉर्म ना कर दे, दूसरे वाले करने का कोई फायदा नहीं बनता। Then if the later यानी कि बाद वाला fails to perform, he cannot claim performance from other but must make compensation to the first party। ट्रक वाले को बल्कि मुझे नुकसान पे करना पड़ेगा, ट्रक वाले ने अपना दूसरा कस्टमर नहीं लिया मेरे चक्कर में, और मैंने यहां पर सामान पैक नहीं किया, ट्रक वाला तो फंस गया। या वो शिप वाला मॉरिशियस जाना था, उसको मेरा सामान लेकर, और उसने किसी और के सामान को बुकिंग नहीं ली,
ऑल वेल। जैसे तुम ट्रेन की टिकट बुक करते हो और ट्रेन में नहीं जाते तो बताओ कॉम्पनसेशन देते हो या नहीं? कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते? क्योंकि भाई, और खासकर तुम ट्रेन चलने से एक कुछ मिनट पहले कैंसिल करो, कुछ नहीं मिलेगा। अब वो नया पैसेंजर कहां से लाएगी रेलवे? समझ गए? अगला पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स इलीगल एंड ऑल्सो थिंग्स इलीगल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हर काम के लिए होता है, लीगल के लिए भी और इलीगल के लिए भी। भाई सुनो, लीगल वाला कॉन्ट्रैक्ट है और इलीगल वाला वॉइड है। लीगल वाला वैलिड है और इलीगल वाला क्या है? ऑल वेल। जैसे एक एग्जांपल दिया है, ए और बी एग्रीज दैट ए शेल सेल ए हाउस फॉर ₹10,000 बट दैट इफ बी यूजेस इट एज ए गैम्बलिंग हाउस ही शेल पे ₹5,000 फॉर इट। अब देखो, इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो रेंट पे देने वाला और एक उसी घर को अगर गैम्बलिंग में यूज करेगा तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो गैम्बलिंग वाला क्या है? अनलॉफुल। और नॉर्मल रेंट पे देने वाला क्या है? वैलिड। बोलो ओके। तो दिस इज आवर पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 और ये टॉपिक स्पेशली रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आ गया समझ में? कोई बच्चा है जिसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कोई डाउट है? कोई स्टूडेंट जिसको रेसिप्रोकल में कोई डाउट? अभी शुरू करेंगे हम लोग। यूनिट 4 पूरा कंप्लीट है। समय की थोड़ी सी लॉकडाउन क्या है, आधा घंटा मेरे पास है, तो मैं अब सीधा यूनिट नंबर 5 पे जा रहा हूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा एक हिस्सा तो कम से कम करवा ही दूं। तो लेट्स स्टार्ट।